थानाध्यक्ष घायल हुए। बालू उठाव की सूचना पर पुलिस की टीम यहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। गिरियक के घोड़ा कटोरा गांव के पास हमला किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष घायल हुए। गिरियक थानाध्यक्ष इस दौरान घायल हो गए। बालू उठाव की सूचना के दौरान पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नालंदा से। अभिषेक, इस वक्त क्या हालात हैं और क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से इनकी गिरफ्तारी के लिए होती हुई? जी बता दूं कि आज अहले सुबह जब गिरियक पुलिस को सूचना मिली कि घोड़ा कटोरा पंचाने नदी में अवैध बालू माफिया अवैध बालू की खनन कर रहा है, जहां सूचना मिलते ही थाना पहुंची, लेकिन जो बालू माफिया है उन पर पथराव कर दिया। जहां थानाध्यक्ष जो गिरियक के संजीव कुमार है वो घायल हो गए। हालांकि उनको स्थानीय लोगों ने आनंद फानन उसे इलाज के लिए पावापुरी किम्स कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इधर डीएसपी राजगीर भी सूचना मिलने के बाद घटना पर पहुंच चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। पटना से सटे फतुहा में ज्वेलर्स की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। स्टेशन रोड में ज्वेलर्स की ये दुकान और काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका है। सबसे पहला जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। ज्वेलरी शॉप की दुकान थी जिसमें अचानक से आग लगती है। दुकान में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि आग पर अब काबू पाया जा चुका है। आग से करीब 5 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है, जो आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर पौष इलाके से 129 खोखा बरामद किया गया है। साथ ही एक कारतूस की बरामदगी भी हुई है। किदवईपुरी के पीएनटी कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर लावारिस हालत में खोखे फेंके हुए मिले हैं। एक कारतूस जिंदा बरामद किया गया है। रिवॉल्वर के 56, राइफल के 65 खोखे की बरामदगी हुई है। निगम के सफाई कर्मियों ने पुलिस को इसकी खबर दी। कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर खोखों को जब्त कर चुकी है और अब जांच शुरू की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जो पौष इलाका और इस पौष इलाके में रिवॉल्वर के 56 और राइफल के 65 खोखे की बरामदगी हुई है। सफाई कर्मियों की तरफ से पुलिस को जानकारी दी गई। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, एक बड़ी खबर भी और परेशान करने वाली खबर भी, जिस पौष इलाके से इन खोखों की बरामदगी हुई है, पुलिस क्या जानकारी साझा कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। लावारिस हालत में इतनी भारी मात्रा में, इतनी संख्या में अगर खोखे बरामद हुए हैं तो इस पर कई सवाल उभरकर सामने आ रहा है कि देर रात तक उस जगह पर कोई चीज नहीं थी, यानी किसी ने लेट नाइट ही वो लावारिस हालत में जो खोखे हैं वहां पर उसको फेंका है। और सुबह में जब निगम कर्मी सफाई करने के लिए पहुंचे थे तब उन्होंने इन खोखों को देखा। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई, उसको रिकवर करके ले गई है थाने पर। सीसीटीवी कैमरा जो है उसको खंगाला जा रहा है कि आखिरकार किन लोगों ने वहां पर इस तरीके से लावारिस हालत में एक बार ही इतनी भारी संख्या में खोखे फेंके हैं, कौन से लोग हैं, उनका क्या मकसद था, किस तरीके से जो कारतूस थे उनको यूज किया गया था। तमाम तरह के जो सवाल हैं उनकी छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और फिलहाल सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनको खंगाला जा रहा है कि शायद कोई तस्वीर निकल कर सामने आए कि आखिरकार किन लोगों ने फेंका है। लेकिन निश्चित तौर पर राजधानी के पौष इलाके में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि लावारिस हालत में इतनी भारी संख्या में खोखे फेंके हुए मिले हों। पुलिस गुत्थी सुलझाने में लगी और देखना होगा पुलिस अंतिम निष्कर्ष पर किस तरीके से पहुंचती है। विवाह, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात शादी के 3 दिनों के बाद पत्नी के संग पटना पहुंचे तेजस्वी यादव की। रेचल क्या है और राजश्री, वो सभी लोगों को हम लोग न्योता देंगे।
तो तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचते ही सबसे पहले पत्नी के नाम से सस्पेंस को हटा दिया। वहीं भोज को लेकर, बहु भोज को लेकर सबके बीच विषय कौतूहल का था कि आखिर बहु भोज क्या और कब होगा। बहु भोज को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही पूरे बिहार को न्योता दिया जाएगा। 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, पत्नी के संग पटना पहुंचे तेजस्वी यादव और उन्होंने नाम पर से भी सस्पेंस हटाया। रिपोर्टर्स और यहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों के आग्रह पर राजश्री के चेहरे से मास्क भी हटवाया गया और चेहरे को देखने के लिए जो अनुरोध किया गया था उसे राजश्री ने भी पूरा किया। नाम रेचल क्या है और राजश्री। हाँ चलिए। तो अब राजश्री इसलिए उन्होंने खुद स्वयं तय किया कि वो राजश्री कहलाएंगी, क्योंकि लोगों को प्रोनाउंसिंग में, कहने में यहाँ के लोगों को या किसी के लोगों को दिक्कत ना हो। और राजश्री जो नाम दिया है हमारे पिताजी ने ही नाम दिया है। जहाँ तक बहु भोज की बात है, इसको जल्दी ही आप लोगों को भी न्योता दिया जाएगा। पूरे बिहार के लोगों को, सभी लोगों को हम लोग न्योता देंगे और जल्दी 2-4 दिन बाद जो है हम लोग डेट फाइनल कर देंगे, अनाउंस आप लोगों के बीच कर देंगे। तो तेजस्वी यादव पर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि तेजस्वी ने मिसाल कायम की है। ईसाई लड़की से शादी कर समाज को एक बड़ा मैसेज तेजस्वी यादव ने दिया है। नेता तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा काम किया है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है और उनके जो लोग हैं सेकुलरिज्म के तुष्टीकरण की बात करते थे, और स्वयं तेजस्वी यादव ने एक ईसाई को हिंदू बनाकर एक उदाहरण पेश किया है। अब उनके जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते थे, सो धर्मांतर और धर्म परिवर्तन की जो हम लोग हमेशा कहते थे कि हिंदू धर्म को ईसाई बनाया जा रहा है और दूसरे धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है, तो हम लोग कहते थे उसको धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनाया जाए। यही बात हम लोग हमेशा कहते थे और इस काम को तेजस्वी यादव ने एक उदाहरण पेश किया है, इसके लिए उसे बधाई है। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना राबड़ी आवास से। शैलेंद्र, चूंकि सबके बीच इस बात को लेकर के जिज्ञासा थी कि तेजस्वी यादव पहुंच कब रहे हैं, पटना पहुंचे भी, उन्होंने नाम से सस्पेंस भी हटाया, अब इंतजार की बहु भोज कब होगा, क्या तारीख कुछ बताते हुए नजर आए? किस तरह की चहल पहल अभी इस वक्त राबड़ी आवास के आसपास आपको नजर आ रही है? देखिए, तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ कल पहुंच चुके हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो तस्वीर है वो हम दिखाना चाहेंगे। राबड़ी आवास के बाहर इस वक्त खड़े हैं और यहाँ कहा जा सकता है कि सन्नाटा पसरा है। यहाँ अभी कोई भी नहीं आया है। सभी विधायक और जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो कल शाम में यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी, उनकी पत्नी को भी उन लोगों ने बधाई दिया और काफ़ी कल शाम में चहल पहल थी। लेकिन अभी सुबह का वक्त है और यहाँ पर अभी पार्टी की ओर से या फिर कह लें तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं उनमें से यहाँ पर कोई नहीं आया है। जहाँ तक बहु भोज की बात है तो तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि पूरे बिहार को न्योता दिया जाएगा और एक बड़ा कार्यक्रम भी किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है। माना यह जा रहा है कि खरमास खत्म होते ही भोज का आयोजन किया जा सकता है और हालांकि तारीख अभी तय नहीं है और उसकी कोई तैयारियां भी फिलहाल बिहार में नहीं दिख रही हैं, पटना में नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, इसके साथ ही चूंकि आज की सुबह जो है वो पहली सुबह बहू रानी के तौर पर भी खुद राजश्री के लिए भी बिहार की धरती पर ये आज की पहली सुबह जो है अपने आप में बहुत खास और महत्वपूर्ण होगी। सास होने के नाते राबड़ी देवी के लिए भी, चूंकि कई तरह की परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, मंदिर जाते हैं लोग, और इस तरह आज क्या कुछ कार्यक्रम रह सकता है तेजस्वी यादव का, कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो परंपरा है उसके अनुसार राबड़ी देवी ने कल ही घर में जो पूजा पाठ होता है या फिर जब नई दुल्हन जब आती है उस वक्त जो विधि विधान किया जाता है वो किया गया है। आज के बारे में चर्चा इस बात की है कि तेजस्वी यादव आज निकल सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, घर में भी पूजा पाठ का जो आयोजन है वो होना है। तो हालांकि अभी तक कोई जानकारी यह निकल के नहीं आई है कि तेजस्वी यादव किस मंदिर में और कब जाएंगे, लेकिन यह माना जा रहा है कि जो
जो पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है, जो विधि विधान के साथ, क्योंकि राबड़ी देवी एक के बारे में कहा जाता है कि वो घरेलू महिला हैं और तमाम जो पूजा पाठ होता है जैसे छठ पर्व को खुद करती हैं, उसके अलावा इसके पहले भी जो उनके बच्चों की शादी हुई तो पूरे विधि विधान के साथ और राबड़ी देवी सबसे आगे हर चीज़ में नजर आई। तो कहा जा सकता है कि अभी आज का जो कार्यक्रम है वो भी पूजा पाठ और विधि विधान के साथ होगा। और दूसरी बात है कि आज यह जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव अपनी धर्मपत्नी के साथ मंदिर में भी जा सकते हैं। हालांकि इसके बारे में अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं कहा गया। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल सबकी निगाहें हैं कि आज क्या तेजस्वी यादव जो है वो पहुंचते हैं महावीर मंदिर, वहां पर मत्था टेकते हुए दिखते हैं क्या, क्योंकि हिंदू परंपरा के निर्वहन का एक विधान भी रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष दर्जे की मांग की है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। सबसे पिछड़ा राज्य, तो सबसे पिछड़ा राज्य है तो इसको विकसित नहीं करिएगा तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैसे होगा? इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? तो इंडिया का क्या विकसित राज्यों का ट्रांसफॉर्मेशन होना है कि पिछड़े राज्यों का भी होना है? काफी दिनों के बाद एक बार फिर बिहार में विशेष दर्जे की मांग उठी है और इसकी मांग की है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने नीति आयोग की उस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए विशेष दर्जे की मांग की, जिस सस्टेनेबल ग्रोथ रिपोर्ट में बिहार को सबसे पिछड़ा बताया गया है। इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि इसकी सहायता के लिए अगर ये होगा तो अतिरिक्त सहायता, राज्य के कई राज्यों को मालूम है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है तो उनको कितना एडवांटेज हुआ, तो उसी तरह का एडवांटेज बिहार और इस तरह के अन्य कुछ पिछड़े राज्यों को अगर मिल जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार ने विशेष दर्जे की मांग यूं ही नहीं की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसके लिए दलील भी दी। सीएम ने कहा कि क्षेत्रफल के मुकाबले बिहार की आबादी ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से बिहार पिछड़ा है। विशेष दर्जे से योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। योजनाओं में केंद्र का हिस्सा 90% का होगा। अभी योजनाओं में केंद्र का हिस्सा 60% का है। बचे पैसे से बिहार का विकास किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने जोर देकर यह भी कहा कि बिहार में विकास के लिए आबादी को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन विकास के लिए बिहार को विशेष मदद की जरूरत है और बिहार के विकास के बिना देश का विकास कैसे होगा। बता दें कि बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग सबसे पहले 2009 में की गई थी, जिसका प्रस्ताव बिहार विधानमंडल में भी पास हो चुका है। इस मांग के लिए जेडीयू ने एक बड़ा अभियान भी चलाया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ऐसे में ये समझना भी होगा कि बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग क्यों की जा रही है। तो इस दर्जे की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो कई फायदे होंगे। योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। 60% की जगह केंद्र का हिस्सा जो है वो 90% का होगा। दर्जा प्राप्त होने से एक्साइज में राज्य को रियायत हासिल होगी। कस्टम कॉर्पोरेट टैक्स में भी रियायत मिलेगी। इनकम टैक्स में भी रियायत हासिल होगी और रियायत से राज्य को एक बड़ा फायदा मिलेगा और इसलिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। बिहार को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज करने वाले हैं। 1919 करोड़ की योजनाओं की सौगात बिहार को आज मिलेगी, जिसमें जमुई में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास जो है वो किया जाएगा। 498 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है। चिकित्सकीय परामर्श सुविधा भी फोन पर हासिल होगी, इसका भी शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाएगा। और 1919 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से और एक बड़ी सौगात बिहार को आज मिलेगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में रिमोट के जरिए जमुई में बनने वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। साथ ही सिकंदरा और जमुई में बने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ आवास का भी उद्घाटन होना है। 500 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर
तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की ये रिपोर्ट। जमुई जिले के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास कार्यक्रम आज होना है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार रिमोट के माध्यम से पटना से शिलान्यास करेंगे और शिलान्यास को लेकर देख सकते हैं कि यहाँ तैयारी हो गई है। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के बेला गांव के पास मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण होना है और इसका शिलान्यास कार्यक्रम आज हो रहा है। बता दें कि जमुई में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च होनी है। और साथ ही जो आज क्या उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के बारे में बता दें कि जहां मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास कार्यक्रम होना है, वहीं सीएम नीतीश कुमार जमुई और सिकंदरा में बने जो मेडिकल स्टाफ के लिए जो क्वार्टर है, डॉक्टर के लिए क्वार्टर है, उसका भी उद्घाटन आज होना है। रिमोट के माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम और शिलान्यास कार्यक्रम होना है, जिसकी तैयारी अगर देखा जाए तो देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी किया गया है। जो विधायक और सांसद है यहाँ पर यहीं पर मौजूद रहेंगे जो शिलान्यास कार्यक्रम होगा उसको लेकर, और दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं कार्यक्रम स्थल पर। जो राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जमुई का शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर है, जहाँ पर तस्वीर अगर बात किया जाए तो सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर है, साथ ही जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार के उनके मंगल पांडे उनकी तस्वीर है, और कुल मिलाकर यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है। बताया गया कि जो समय बताया गया लगभग 12 बजे कार्यक्रम शुरू होना है जो शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम का। और यही जमुई के जो खैरा प्रखंड का बेला गांव है, यहीं पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनना है। 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च होनी है और लंबे समय के इंतजार के बाद शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा है। कहने का मतलब कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जमुई में एक बड़ा कदम उठा सरकार ने उठाई है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में लोगों को मिलेगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो कोरोना के बढ़ते कहर और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन लोगों ने अभी भी लापरवाही नहीं छोड़ी है। पटना के भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर देखिए, लोग आपको बिना मास्क के ही नजर आ जाएंगे, जबकि जिला प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। साथ ही साथ सवारी गाड़ी हो, खासकर बसों में सीट से ज्यादा पैसेंजर्स नहीं बैठाने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद लापरवाही सड़क से लेकर बस तक हर तरफ आपको नजर आएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार। कोरोना को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से यह अपील भी किया है कि वे भी सतर्क रहें, सजग रहें। और ख़ास तौर पर पटना जिला प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिया है, यदि आप बिना मास्क पहने पकड़े गए तो 50 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही साथ जो बसें हैं, जो सिटी बसें जो पटना में चलती हैं, उस पर अधिक यात्री सवारी न करें। उसके साथ साथ जो भी भीड़ भाड़ वाले जगह हैं वहाँ पर लोग मास्क लगाएं। इसको लेकर के सघन अभियान चलाने से लेकर के तमाम तैयारियां सरकार के द्वारा की जा रही हैं। लेकिन अभी भी पटना की सड़कों पर आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो बिना मास्क के हैं, उन्हें मास्क से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो सचेत हैं, सजग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ते जा रहा है, उसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। लेकिन उसके बावजूद देखिए लोग जो हैं सड़कों पर बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से खतरा बढ़ रहा है, एकमात्र जो बचाव है वह हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है। और सरकार इसके लिए लगातार गाइडलाइन भी सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें जुर्माना भी देना होगा। लेकिन इसके बावजूद देखिए पटना की सड़कों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि बसों में जो सीट से अधिक यात्री सवारी नहीं करेंगे, उसके बाद भी आप बसों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यात्री हैं वो खड़े होकर के सवारी करते नजर आ रहे हैं। जबकि जिला प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर मास्क लगाएं और साथ ही साथ जो भी सवारी गाड़ी है उस पर सीट से अधिक पैसेंजर को न बिठाया जाए। तो कुल मिला के कहा जाए कि सरकार ने तो अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन वाकई यदि हमें भी कोरोना से बचना है तो उसके लिए हमें सजग होना होगा।
कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में लोगों की लापरवाही जारी है और इसी वजह से मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 5 दिनों में एक्टिव मरीजों की अगर बात की जाए तो 9 दिसंबर को तारीख दर तारीख आपके सामने इस वक्त ये जानकारी ग्राफिक्स के जरिए 9 दिसंबर को 49 एक्टिव मरीज थे, 10 दिसंबर को 57 एक्टिव मरीज, वहीं 11 दिसंबर को संख्या 62 एक्टिव मरीजों तक पहुंच जाती है। 11 दिसंबर को 62 रहती है, जबकि 12 दिसंबर को 81 एक्टिव मरीज दिखते हैं और जबकि 13 दिसंबर आते आते ये संख्या 84 एक्टिव मरीजों तक जा पहुंची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।